चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत और उसमें चेस्टर बर्नार्ड का योगदान। हमने संगठन के सिद्धांतों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, या क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज। 2 सेक्शन या 2 ग्रुप की हमने बात कर ली है, थीसिस और एंटीथीसिस, या क्लासिकल और नियो क्लासिकल। जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, हमने देखा कि उन्होंने संगठन को औपचारिक रूप में देखा, अप्रोच नॉन इकोलॉजिकल या गैर पारिस्थितिक थी, या दूसरे शब्दों में बंद प्रणाली के समर्थक विद्वान थे। नियम, कानून, तथ्य, पैसा, इन चीजों पर जोर ज्यादा रहा। प्रतिक्रिया स्वरूप एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत लेके आया, एंटीथीसिस, एकदम विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया। मेयो ने अनौपचारिक संगठन का महत्व बताया, भागीदारी, लोकतंत्र, खुली प्रणाली या इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिक दृष्टिकोण, इन सब चीजों पर जोर दिया गया। इतने अध्ययन के बाद ये बात हमें बड़े आसानी से समझ में आई है कि न टेलर पूरी तरह से सही थे और न मेयो पूरी तरह से सही थे। अधूरा सत्य देखने को मिलता है हमें इन दोनों ग्रुप या दोनों तरह के विद्वानों के योगदान में। टेलर या क्लासिकल थ्योरी के विद्वान भी जहां सिंगल साइडेड अप्रोच को लेके आगे बढ़े, मेयो या एंटीथीसिस ग्रुप वालों के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। उन्होंने सिक्के का एकदम दूसरा पहलू देखा, एकदम विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया। एक ने कहा आर्थिक तो दूसरे ने सामाजिक, एक ने विवेकशील तो दूसरे ने अविवेकशील, एक ने नियम कानून तो दूसरे ने मूल्य। जबकि वास्तविकता ये है कि वास्तव में अगर हमें, चाहे वो हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें, सफल होना है, और या संगठन की बात करें, तो हमें इन दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलना आवश्यक है। कई बार व्यक्ति बहुत विवेक बुद्धि से भी काम करता है, लेकिन कई बार संबंध, भावनाएं, इनको भी ध्यान में रखना ही पड़ता है। मतलब कई बार निर्णय विवेकशील भी होते हैं, लेकिन कई बार निर्णय विवेकशील नहीं भी हो पाते हैं। या उसी तरह से जहां पैसा महत्वपूर्ण है, वहीं संबंधों का भी महत्व है। हम उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर पाने की स्थिति में नहीं होते। नियम कानून जरूरी है तो व्यक्ति की भावनाएं, समस्याएं भी परिस्थिति के अनुसार ध्यान देने योग्य हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। जो ये वास्तविकता है, इस वास्तविकता को हमारे सामने उजागर किया व्यवहारवादी सिद्धांत ने। बस व्यवहारवादी सिद्धांत या जो सिंथेसिस ग्रुप के सिद्धांत हैं, जिन्हें हम मॉडर्न अप्रोचेस कह रहे हैं, उन्होंने थीसिस और एंटीथीसिस के विचारों को आपस में मिला दिया है और उनका एकीकरण कर दिया है। इन्होंने इसी सच्चाई को स्वीकार किया है कि व्यक्ति आर्थिक प्राणी भी होता है और सामाजिक प्राणी भी होता है। अभी तक अप्रोच थी कि व्यक्ति आर्थिक प्राणी ही होता है या व्यक्ति सामाजिक प्राणी ही होता है, और इन लोगों ने कहा कि नहीं, वो आर्थिक भी है और सामाजिक भी है। संगठन औपचारिक भी जरूरी है, लेकिन उसमें अनौपचारिक तत्वों का समावेश भी जरूरी है। तो जब तक हम अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को व्यापक नहीं करेंगे, संगठन से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को वास्तव में सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहारवाद, जैसा नाम है, व्यावहारिक घटनाओं से जुड़ा हुआ अध्ययन है, वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ अध्ययन है, जो इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि हमें संगठन के, व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों को एक साथ लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है। मानव संबंध और व्यवहारवाद का उदय लगभग एक ही समय में हुआ है। 1939 में एल्टन मेयो ने मानव संबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
और लगभग उसी समय देखेंगे, बल्कि एक साल पहले ही 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की बुक पब्लिश हुई थी, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के कार्य, जिसमें उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो समकालीन सिद्धांत है मानव संबंध और व्यवहारवाद। कई मामलों में समानताएं भी हैं दोनों में और कुछ थोड़े बहुत अंतर भी देखने को मिलते हैं। सो व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है, थोड़ा इसको देखें और फिर चेस्टर बर्नार्ड का योगदान क्या है उसमें, उसकी बात करेंगे। व्यवहारवाद से जुड़े विद्वान कई और विद्वान भी हैं। फिलहाल यहां हम बात करेंगे चेस्टर बर्नार्ड के योगदान की, लेकिन और जितने विद्वान हैं वो सब हमें पढ़ने जानने हैं। सो फिर समय और जरूरत के अनुसार बाकी विद्वानों की भी चर्चा होगी। फिलहाल यहां हम बात करेंगे चेस्टर बर्नार्ड के योगदान की। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक और समर्थक विद्वान कौन कौन हैं। सर्वप्रमुख विद्वान चेस्टर बर्नार्ड। हम मान सकते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है। उसके अलावा देखें तो हर्बर्ट साइमन, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, डगलस मैकग्रेगर, क्रिस अर्गेरिस, ये सभी विद्वान भी व्यवहारवादी सिद्धांत के ही समर्थक और प्रतिपादक विद्वान हैं। जितने विद्वान हैं समय और जरूरत के अनुसार, जैसा मैंने कहा, सब पढ़े जाएंगे। फिलहाल चेस्टर बर्नार्ड। व्यवहारवाद क्या है, थोड़ा सा इसको देखें तो जो नाम है उसी के अनुसार अर्थ है व्यवहारवाद का। संगठन में कार्यरत व्यक्ति की मानसिक अवस्था या मनोदशा, या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही व्यवहारवाद है। व्यक्ति की मानसिक अवस्था या मनोदशा, किसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या सोचता है, उसके मन की क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स होते हैं, कोई समस्या होती है व्यक्ति के सामने, कैसे वो समस्या के समाधान के लिए निर्णय लेता है, कैसे आपस में दो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जो इंटरनल कुछ एस्पेक्ट है व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए, उनका अध्ययन किया है व्यवहारवादी सिद्धांत ने। तो ज्यादातर जो ये विद्वानों के नाम देख रहे हैं सब साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि मन को पढ़ना स्वाभाविक सी बात है, उन्हीं का काम है। तो ये मनोविज्ञानी, व्यवहारवादी सब उसी कैटेगरी के विद्वान हैं। व्यक्ति के मन को पढ़ने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात देखेंगे कि कहा जाता है कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। व्यक्ति के मन को पढ़ पाना और समझ पाना तो दुनिया में एक सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हर व्यक्ति का मन तो अलग अलग होता ही है। एक ही व्यक्ति का मन भी इतना चंचल होता है कि एक क्षण कुछ और तुरंत दूसरे क्षण कुछ और होता है व्यक्ति के मन में। अभी हंस रहे हैं और एक ही मिनट पर रोना लगे या कुछ और, तो व्यक्ति का मन तो देखे कितना तेजी से। सबसे जो गतिशील कहा जाए तो व्यक्ति का मन ही है। हमने कहा ही गया है कि व्यक्ति का मन तो जितना चंचल है उतना कुछ चंचल नहीं है दुनिया में। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों ने एक बहुत कठिन काम किया है कि उस चंचल मन को पढ़ने का प्रयास किया है और उसके आधार पर सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास किया है। तो एक फावड़े का वजन तौल लेना या उसकी लंबाई चौड़ाई को माप लेना और एक चंचल मन का अध्ययन करके उसके बारे में कुछ सिद्धांतों का निर्माण करना, स्वाभाविक सी बात है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो काम बहुत कठिन, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। फिर भी काफी रिसर्च, काफी स्टडी के बाद इन विद्वानों ने प्रयास किया इस दिशा में। कमियां स्वाभाविक सी बात कुछ मिलेंगी देखने को हमें, हाँ, लेकिन फिर भी वास्तव में जैसा नाम है बहुत व्यावहारिक अध्ययन है और काफी हद तक इन्होंने व्यक्ति के मन को पढ़ के जो निष्कर्ष दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, काफी हद तक वो सिद्धांत
आज के समय तथा परिस्थिति के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। जब इन्होंने सिद्धांत दिए थे तो उस समय वो उपयोगी थे। तो व्यक्ति की मानसिक अवस्था या मनोदशा का अध्ययन करना, दूसरे शब्दों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही व्यवहारवाद कहलाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन दो आधारों पर करता है। व्यक्तिगत व्यवहार, इंडिविजुअल बिहेवियर की भी स्टडी है, और समूहगत व्यवहार या पूरे ग्रुप के बिहेवियर की भी स्टडी की गई है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन व्यक्ति के व्यवहार का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है व्यक्ति में काम करने की इच्छा को जागृत करना। हमारा अभी किसी काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई लिखाई या कुछ और, अब हम क्या करें कि आपका वो मन लगने लगे, आप में उस काम को करने की इच्छा पैदा हो जाए। उस प्रोसेस को हम मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की संज्ञा देते हैं। देखिए, आप व्यक्ति की उसी मानसिक अवस्था से जुड़ा एक पहलू है। कभी आप में उत्साह नहीं है, अभी आप में हीन भावना है, काम करने में अरुचि उदासीनता है। अब हम क्या करें कि वो आप में उत्साह हो जाए, जोश हो जाए, पूरे उमंग से आप, पूरी लगन से आप काम करें। तो व्यक्ति की मानसिक अवस्था या मनोदशा, अभिप्रेरणा। उसी तरह से मनोबल या मोराल, ये भी व्यक्ति के उत्साह और मनोबल की बात करता है, बस ये समूह के उत्साह की बात करता है। जब हम कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल बहुत ऊंचा है या नीचा है, तो वहां बात होती है एक समूह के मनोबल की, कि भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा है, या भारतीय सेना का मनोबल, या एक ग्रुप की बात करते हैं। आजकल सीडीएस के साथ जो दुर्घटना हुई, तो अगर भारतीय सेना का मनोबल थोड़ा नीचा है, या जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही, कभी पुलिस वाहन के ऊपर विस्फोट, तो अगर हम कहें कि मनोबल थोड़ा नीचा है, तो वो समूह की बात हो रही कि पूरा वो जो पुलिस बल है या मिलिट्री है, तो उनका मनोबल थोड़ा डाउन है। और जब एक इंडिविजुअल की बात करें कि आप में कैसे, हमने कहा इतनी इच्छा भर दें कि आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर 14 घंटे पढ़ने लगो, तो ये अभिप्रेरणा होती है। ये समूह, ये व्यक्तिगत व्यवहार होता है, ये अभिप्रेरणा होती है व्यक्ति की। व्यवहारवादी सिद्धांत दोनों आधारों पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत व्यवहार भी और समूहगत व्यवहार भी। व्यक्ति के व्यवहार से जुड़े कुछ और पहलू यहां लिखे हैं आपके सामने। संप्रेषण या कम्युनिकेशन, मतलब कैसे दो लोग आपस में अपने विचारों, भावनाओं को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। निर्णयन या डिसीजन मेकिंग, किसी समस्या के समाधान के लिए हम कैसे किसी निर्णय को लेते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है। उसी तरह से लीडरशिप, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें व्यक्ति की उसी मानसिक अवस्था या व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। जो ये व्यवहारवादी विद्वान हैं, सबने इन पहलुओं के अध्ययन का प्रयास किया है। जरूरी नहीं है कि हर विद्वान ने सारे पहलुओं का अध्ययन किया। जिसने जिस चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण माना उस पर जोर दिया। हर्बर्ट साइमन का स्पेशल फोकस रहा है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। उसी के संदर्भ में उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण थ्योरी दी है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिला है। अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इनका फोकस रहा है स्पेशली मोटिवेशन के ऊपर। बर्नार्ड ने ओवरऑल बातें करी हैं। तो ये सब व्यक्ति के व्यवहार के पहलू हैं। किसी ने एक, किसी ने दो, जिसको जिस तरह की रुचि थी, जिसकी जैसी रिसर्च थी, उसके आधार पर अध्ययन किया गया है। व्यवहारवादी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं स्क्रीन पे आपके सामने। जैसा हमने शुरू में भी चर्चा की है
कि व्यवहारवाद और केवल व्यवहारवाद नहीं, सिंथेसिस ग्रुप। हमने देखे बंद प्रणाली, खुली प्रणाली पढ़ा। खुली प्रणाली के दो रूप किए, एक रूप जो बंद का एकदम विपरीत था और दूसरा जो बंद और खुले का मिश्रण था। तो खुली प्रणाली में हमने दो धाराएं की, एक को नाम दिया था खुली प्रणाली ग्रुप बी और दूसरे को नाम दिया था खुली प्रणाली ग्रुप बी ऑब्लिक ए प्लस बी। थी दोनों खुली प्रणालियां, लेकिन वहां मैंने आपको बताया मोबाइल का उदाहरण देके कि भाई कोई एक मोबाइल का नया कोई वर्जन आता है, MI चल रहा आजकल सबसे ज्यादा या और जो भी, और 2-4-6 महीने बाद उसके 2-4 फीचर वो अपग्रेड करते हैं और एक नया वर्जन लॉन्च हो जाता है। 9 के बाद 9A हो जाएगा या प्रो हो जाएगा या कुछ भी इस तरह के नाम से। तो उसमें 80% फीचर तो वही होते हैं जो पिछले मॉडल में थे, 80 बल्कि 90% फीचर, कुछ 10-20% फीचर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो उसका वो अपग्रेडेड वर्जन होता है। बस वही चीज यहां है कि खुली प्रणाली की जो दो धाराएं हैं, तो पहली धारा ग्रुप बी और जो दूसरी धारा खुली प्रणाली की है वो उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। परिणाम हुआ है कि 60, 70, 80% चीजें तो वही हैं उसमें, हाँ, लेकिन कुछ फीचर एड ऑन नए जुड़ गए हैं, तो कुछ उसका अपग्रेड वर्जन हो गया है। तो यहां आप देखेंगे कि मानव संबंध और व्यवहारवाद के बीच में बिल्कुल यही स्थिति है, या एंटीथीसिस और सिंथेसिस के बीच का संबंध यही है कि सिंथेसिस में 70-80% फीचर्स या चीजें वही हैं जो एंटी में थी। हाँ, कुछ चीजों को उसने अपग्रेड किया है, एडवांस वर्जन उसका हो गया है, और वो जो एडवांस वर्जन है उसमें बस ये किया गया है कि बंद प्रणाली की भी कुछ बातें ले ली गई हैं और खुली प्रणाली की भी कुछ बातों को कंटिन्यू किया है। दोनों को बड़ी खूबसूरती से आपस में मिक्स एंड मर्ज कर दिया है। तो परिणाम यहां आप देखेंगे, व्यवहारवाद की कई सारी विशेषताएं आप वही पाएंगे जो मानव संबंध की विशेषताएं हैं। चूंकि बी तो दोनों में है, देखिए, बस व्यवहारवाद में कुछ एडिशनल, क्योंकि ए प्लस बी भी है। तो देखिए आप व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि ये मानव संबंध सिद्धांत का अपग्रेडेड वर्जन है, उसका सुधरा हुआ रूप है। मानव संबंध सिद्धांत ने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को चुनौती दी। हाँ, लेकिन जिस तरह की कमियों से वैज्ञानिक प्रबंध ग्रसित था, लगभग उन्हीं कमियों से मानव संबंध भी ग्रसित हो गया। वो भी एक पक्षीय था और ये भी। व्यवहारवादियों ने बस मानव संबंध की उसी कमी को ठीक कर दिया। वो जो एक पक्षीय सिद्धांत होके रह गया था, उसमें दूसरे पक्ष को भी जरूरत के अनुसार शामिल कर लिया। तो मानव संबंध का सुधरा हुआ रूप व्यवहारवाद कहलाया है। कुछ और विशेषताएं, संगठन में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। अर्थ में देख रहे हैं हम व्यवहार का अध्ययन दो आधारों पे, व्यक्तिगत व्यवहार भी और समूहगत व्यवहार भी। और व्यवहार के अध्ययन के आधार पे कुछ सामान्य निष्कर्षों का विकास। तो मैंने कहा कि बहुत कठिन और जटिल काम किया है इन लोगों ने, कि सबसे जो चंचल चीज है उसके अध्ययन का प्रयास और फिर कुछ सिद्धांतों का निर्माण। अनुभव मूलक अध्ययन है ये। अनुभव मूलक अध्ययन मतलब क्या हो रहा है, क्या है, जो कि अगला पॉइंट भी लिखा है, उसकी बात हुई है। टेलर, वेबर, फ्योल, गुलिक या जो क्लासिकल थ्योरीज थीं, उनका फोकस इस बात पे ज्यादा था कि क्या होना चाहिए।
सर्वव्यापी नियम लागू होने चाहिए, तो वैज्ञानिक विधियां पद्धतियां होनी चाहिए, तो निर्वैयक्तिकता होनी चाहिए, तो राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इस बात पे जोर ज्यादा था। इवन मैरी पार्कर फॉलेट में भी हम देखते हैं कि उनका जोर भी वही रहा कि क्या होना चाहिए। विवादों के समाधान का अगर एकीकरण के द्वारा हल हो तो सबसे बेहतर है। तो वो सुझाव दे रही हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब वो हो पाएगा कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं, इस बात से मतलब नहीं है। तो उन विद्वानों का जोर क्या होना चाहिए पर ज्यादा रहा। इन लोगों ने क्या होना चाहिए की बात नहीं की। क्या हो रहा है, क्या होता है। व्यक्ति के मन को पढ़ा तो व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति क्या चाहता है, उसका अध्ययन किया। तो जैसा हमने कहा कि ये ज्यादा व्यावहारिक और वास्तविक अध्ययन है, क्योंकि इन्होंने अध्ययन ही उसी बात का किया है। एक व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है। 1945 में हर्बर्ट साइमन ने थ्योरी दी थी, बताया था कि व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है। और आज 2021-2022 में देखें तो आज भी साइमन ने जो प्रक्रिया बताई थी निर्णयन की, आज तक आपके हमारे जीवन के ज्यादातर निर्णय साइमन की बताई उसी प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो जो ये अध्ययन हुए हैं बहुत व्यावहारिक, बहुत वास्तविक अध्ययन हुए हैं। अंतर विषयक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। सबसे पहली बात तो यही मैंने कही कि ज्यादातर मनोविज्ञानी हैं, सिद्धांत प्रशासन से जुड़े दे रहे हैं, अध्ययन हम यहां कर रहे हैं उनका। अब्राहम मैस्लो साइकोलॉजिस्ट थे, हर्बर्ट साइमन देखें तो अर्थशास्त्र श्रेणी का नोबेल पुरस्कार मिला है, और पढ़ रहे हैं हम उन सबको लोक प्रशासन में। तो कारण वही कि जो व्यक्ति का मन है, तो वो बार बार हम कह रहे हैं कि केवल अर्थ या केवल संबंध या केवल भावना है, सब होता है मन में। तो दुनिया की हर चीज मन में, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, हर तरह की चीजें। तो जब इस तरह की स्टडीज होती हैं तो इन्हें हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन तक सीमित नहीं कर पाते हैं। इनकी जो अप्रोच होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर विषयक होती है, जिसमें विभिन्न विषयों का मिश्रण एक साथ हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और 2-3 विशेषताएं देखें तो तथ्य एवं मूल्य के योग पर बल, वही A+B। थीसिस ग्रुप या टेलर ने केवल तथ्यों नियम कानूनों की बात की। एंटी थीसिस ग्रुप या एल्टन मियो ने मूल्यों भावनाओं पे बल दिया। और ये अपग्रेडेड वर्जन है, तो इन्होंने तथ्य और मूल्य, औपचारिक अनौपचारिक को साथ लेके चलने की बात की है। निर्णयन प्रक्रिया पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है व्यवहारवाद में भी। प्रशासन का हृदय माना है उसको इन्होंने। और प्लस उसके साथ साथ देखें कि यहां अध्ययन की इकाई बहुत सूक्ष्म या लघु है, या कहा जाता है कि जितने व्यवहारवादी अध्ययन है वो माइक्रो लेवल की स्टडीज है। संगठन के 5 तत्व हैं: उद्देश्य, संरचना, तकनीक, व्यक्ति, बाह्य वातावरण। 5 तत्वों में एक तत्व है व्यक्ति। व्यक्ति की मानसिक अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी व्यक्तिगत है, समूहगत है। उसके भी बहुत सारे डायमेंशन हैं। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन है, या और बहुत सारी चीजें। किसी विद्वान ने केवल मोटिवेशन पर रिसर्च करके अपनी पूरी थ्योरी दे दी है, किसी ने केवल डिसीजन मेकिंग।
तो देख लीजिए आप, अध्ययन की इकाई कितनी छोटी सी है। संगठन के 5 तत्वों में एक तत्व व्यक्ति, उसकी भी मानसिक अवस्था के ढेरों आयाम। कोई किसी एक की स्टडी कर रहा है, कोई किसी दूसरे की स्टडी कर रहा है, तो अध्ययन की इकाई कितनी सूक्ष्म या छोटी सी है। टेलर पूरे संरचना तकनीक की बात कर रहे हैं, या बेवर, या तो कंपैरेटिवली आप देखिए कि उनके अध्ययन की इकाई मैक्रो थी, या मैक्रो नहीं भी कहें तो मिडिल तो थी ही, कि चलिए संगठन के अगर सभी तत्वों को नहीं भी लिया तो कम से कम 2-3 तत्वों पे फोकस तो किया। ये तो एक तत्व, और उस एक तत्व के भी ढेरों आयामों में किसी एक आयाम, किसी दूसरे, किसी आधे आयाम। इवन हम देखेंगे कि अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा की स्टडी की। अभिप्रेरणा के भी 2 तत्व होते हैं, प्रेरणा और उद्देश्य, और केवल प्रेरणा की स्टडी की। मतलब पूरी अभिप्रेरणा की भी स्टडी नहीं की, उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। इतने छोटे छोटे से व्यक्ति के मन के किसी पहलू को उठाया है इन लोगों ने, चीरफाड़ की है, रिसर्च की है और अपने सिद्धांत दिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी व्यवहारवादी अध्ययन हैं, ये बहुत माइक्रो लेवल या सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन है। इनके अध्ययन की इकाई बहुत छोटी या लघु है, उस पर इन्होंने डिटेल रिसर्च करके अपने थ्योरीज का, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं कहलाती हैं। थोड़ा यहां कंपैरिजन किया गया है मानव संबंध और व्यवहारवाद का। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल अप्रोच दोनों को कंपेयर किया गया है। इनमें कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं, कुछ असमानताएं। जान रहे हैं ऑलरेडी हम चीजें, क्योंकि हम खुली प्रणाली पढ़ चुके हैं, बी और वही A+B, सो वही समानताएं और असमानताएं हैं। समानताएं मानव संबंध और व्यवहारवाद में, तो वही बस यहां लिख दिया गया है कि मानव संबंध मतलब खुली प्रणाली ग्रुप बी। 12 विशेषताएं हम जानते हैं उसकी, कि परिस्थिति के प्रभाव का अध्ययन, गतिशील वातावरण, अनौपचारिक संगठन, सामाजिक प्राणी, वाई विचारधारा, या और जो 12 विशेषताएं हमें पता है खुली प्रणाली ग्रुप बी की, वो मानव संबंध है। और जो व्यवहारवाद है वो खुली प्रणाली B/A+B है। ये भी वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है, ये भी वातावरण को गतिशील मानता है। हाँ, लेकिन ये आर्थिक और सामाजिक के एकीकरण की बात करता है, ये औपचारिक और अनौपचारिक को पूरक मानता है, तथ्य और मूल्य के योग की बात करता है। तो आपको समानताएं भी पता है दोनों की, असमानताएं भी पता है। 12 में करीब 6-7 कॉपी हुई हैं यहाँ, सो समानताएं, और 5-6 में अपग्रेड कर दिया है तो असमानताएं। वहां है केवल अनौपचारिक, यहाँ है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। वहां है केवल सामाजिक, यहाँ है आर्थिक और सामाजिक दोनों। तो वो अंतर भी पता है हमें। वहां भी है वातावरण के प्रभाव का अध्ययन, और यहां भी है वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। तो ये समानता है। इस तरह की और समानताएं भी पता है हमें। और इन्हीं नजदीकियों की वजह से ध्यान रखें कि एल्टन मेयो को प्रथम व्यवहारवादी कहा गया है। एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और यह व्यवहारवाद को नव मानव संबंधवाद की संज्ञा दी गई है। कारण कि 80%, बार बार हम बात कर रहे हैं कि 80% चीजें तो कॉमन ही हैं। तो कई विद्वानों ने मेयो को कहा है प्रथम व्यवहारवादी, और कई ने उसी बात को दूसरे तरह से कहा है। तो व्यवहारवाद को नव मानव संबंधवाद, मतलब मानव संबंध का अपग्रेडेड वर्जन। मेयो प्रथम व्यवहारवादी कैसे हैं?
एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुछ पॉइंट लिखे हैं, जो पॉइंट जस्ट अभी शुरू में भी हमने चर्चा कर ली है, मेयो को डिटेल पढ़ा है तो देखा भी है उसमें। अभी हम आपसे बात करके आए हैं कि व्यवहारवाद के अध्ययन के विषय क्या होंगे। तो दो आधारों पे अध्ययन करेगा वो, व्यक्तिगत व्यवहार और समूहगत व्यवहार। उसके क्या क्या डायमेंशन होंगे, तो अभिप्रेरणा होगी, मनोबल होगा, नेतृत्व होगा, संचार होगा, निर्णयन होगा या प्राधिकार होगा, उत्तरदायित्व, क्या क्या डायमेंशन होंगे उसके। और आप देखिए वो जो व्यवहार के जितने डायमेंशन हैं, लगभग सबकी बात तो एल्टन मेयो ने भी करी है। एल्टन मेयो ने लोकतांत्रिक नेतृत्व की बात की है, बैठे हैं श्रमिकों के साथ हॉर्थॉर्न प्रयोगों के दौरान, बातचीत करी है, उनके विचार, उनके सुझाव आमंत्रित करे हैं। तो हमने कहा तरीका लोकतांत्रिक है, निर्णयों में भागीदारी है, आपस में बैठना, बातचीत करना, तो संचार का महत्व है। और संचार भी कैसा है, तो सर्कुलर है कि केवल अपनी कह नहीं रहे हैं बल्कि दूसरों की सुन भी रहे हैं। आपस में और महिला श्रमिकों के अनौपचारिक संगठनों की बात हो रही है, तो हर दिशा में, हर डायरेक्शन में कम्युनिकेशन है। तो संचार भी है मेयो में, नेतृत्व भी है मेयो में, निर्णयों में भागीदारी भी है मेयो में, सत्ता की स्वीकृति विचारधारा भी मेयो में है कि अपनी बात थोपना नहीं है बल्कि दूसरे की भी राय जाननी है। तो यही सब तो व्यवहारवाद की भी बातें हैं। व्यवहारवाद में नेतृत्व है, मेयो कर ही रहे हैं बात उसकी। व्यवहारवाद में अभिप्रेरणा है, मेयो बात कर ही रहे हैं उसकी कि अगर लोगों को थोड़ा इज्जत सम्मान दिया जाए, आदर दिया जाए तो उनमें काम करने की इच्छा होती है, तो मोटिवेशन है। मेयो आपस में बातचीत कर रहे हैं हर दिशा में, संचार तो संचार है। तो सारी चीजें तो व्यवहारवाद की ही हैं ये, जो हमें मेयो के मानव संबंध में देखने को मिली हैं। तो इसी आधार पे कई विद्वानों ने एल्टन मेयो को प्रथम व्यवहारवादी की संज्ञा दी है। वैसे आप देखेंगे, मैंने बताया अभी आपको कि चेस्टर बर्नार्ड की बुक पब्लिश हुई थी 1938 में, कार्यपालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जिसमें उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई है 1939 में, जब हॉर्थॉर्न प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे वो पब्लिश हुए हैं मैनेजमेंट एंड द वर्कर नाम की पुस्तक में। लेकिन मेयो ने हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट किए थे 27 से 32। तो अगर यहां आप देखें तो बर्नार्ड पहले के विद्वान हैं और मेयो बाद के। बर्नार्ड 38 में आ गए हैं, मेयो 39 में आ रहे हैं। मतलब व्यवहारवाद पहले आ गया है और मानव संबंधवाद बाद में, अगर उस लिहाज से देखें तो। लेकिन काम मेयो काफी पहले कर चुके हैं। 1923-24 में हमने कहा कि फिलाडेल्फिया की कपड़ा मिल में वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। उसके अलावा हॉर्थॉर्न प्रयोग 27 से 32 उस 5 साल में हो गए हैं। तो ठीक है, आपको हमें जैसे आम आदमी को पता लगा है 39 में ह्यूमन रिलेशन, लेकिन अगर माना जाए तो सिद्धांत तो वो पहले ही आ चुका है जब 27 से 32 में प्रयोग हो गए हैं। तो निष्कर्ष तो इन लोगों को तो तभी मिल गए हैं कि अच्छा, प्रकाश बढ़ाने पे भी उत्पादन बढ़ रहा है और प्रकाश घटाने पे भी उत्पादन बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि प्रकाश का उत्पादन से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो ये बात तो इन्हें तभी पता लग गई है।